Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our life and that's why we are here. कोई शक? तो दोस्तों ये बताइएगा, जिनका फार्मिंग बैकग्राउंड है उनको सब मालूम होगा कि अब जैसे जैसे एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म हो रहा है, जैसे लोग गांव से शहर आ रहे हैं तो अपनी ज़मीन को वो किसी को पोत, जैसे मान लीजिए यूपी में टर्म यूज़ होता है पोत, कि अपना ज़मीन मैंने दे दिया, वो मेरे से मुझे कुछ पैसे दे देगा, उस तरह दे दे। या अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रेवलेंट हो रही है, तो जैसे मान लीजिए मैंने अपने खेत में मटर बोया है और जब वो मटर पकने लायक हो गया तो वो पूरा मतलब मैंने बेच दिया किसी को, और उसमें से उसको कर ले हार्वेस्ट करके उसको बेच ले। उसमें मुझे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि मटर की प्राइस कम होती है, ज़्यादा होती है, डिपेंडिंग ऑन कि मार्केट में कम है, ज़्यादा है, वेगरीज ऑफ मानसून, कटने के टाइम में बारिश हो जाएगी तो ख़राब हो जाएगा। इन तरह से बचने के लिए मुझे एक मान लीजिए पर बीघा के हिसाब से मुझे 15-20 हज़ार दे दे और उसके बाद वो रखे। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो मर्चेंट्स वगैरह आएंगे, तो इनको जो फ़ायदा होगा क्या वो एग्रीकल्चरल इनकम होगा, और क्या वो जो इनकम आएगी वो एग्जेम्प्ट होगी एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स। तो दोस्तों ये कोई नई वो नहीं है, ये इनफैक्ट पहले से बात चली आ रही है, उसको हम पढ़ेंगे आज। CIT वर्सेस मद्दी वेंकटा सुब्बैया केस में, जो मद्रास हाईकोर्ट का केस था दोस्तों, 1951 का केस है, और उस समय इनकम टैक्स एक्ट 1922 चलता था, तो उसमें एग्रीकल्चरल इनकम के लिए एक्सेप्शन था सेक्शन 4 में। दोस्तों आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि 1961 एक्ट में जो अभी प्रेवलेंट है उसमें एग्रीकल्चरल इनकम के लिए एक्सेप्शन किस सेक्शन में है? आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब जिन्होंने लिख दिया वेरी गुड, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि सेक्शन 10 में एक्सेप्शन है। तो दोस्तों कमिंग बैक टू दिस केस, तो इसमें एक जिसकी ज़मीन थी उसने टोबैको बोया हुआ था। दोस्तों टोबैको कल्टीवेशन करना लीगल है इलीगल है, ये भी बताइएगा। तो उसने टोबैको कल्टीवेट किया हुआ था और उसने वो खेत किसी मर्चेंट को बेच दिया, और उस मर्चेंट ने उससे उसको टोबैको बेचने से उसको जो इनकम हुई उस 7500 इस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, इस पर केस है। दोस्तों ये केस ट्रैवल किया इनकम टैक्स ऑफिसर, अपीलेट ट्राइब्यूनल, फिर कमिश्नर, फाइनली हाई कोर्ट में पहुंचा है, और यहाँ पे बेसिकली CIT अपील कर रही है। इसका मतलब ज़रूर इससे पहले वाली जो कोर्ट होगी उसने इसको एग्रीकल्चरल इनकम दिया होगा, जो कि है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिस्प्यूट्स ने इसको एग्रीकल्चरल इनकम माना था। अच्छा दोस्तों, तो इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि अब ये बोल रहा है इसमें असेसी, सबसे पहली बात ये ऑब्जर्व करनी है कि एक प्रीवी काउंसिल का केस था। इस केस का नाम है राजा मुस्तफ़ा अली खान। तो इसमें ये हेल्ड हुआ था कि जो असेसी है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ है ये साबित करने के लिए कि एग्रीकल्चरल इनकम है और इसलिए एग्जेम्प्ट होगा। और ये नेचुरल भी है, क्योंकि जो भी कोई एक्सेप्शन लेता है इवन IPC या और कहीं भी या प्रोवाइजर में फॉल कराना चाहता है तो उसी को दिखाना पड़ता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली बात ये आती है कि अब कुछ केसेस इसमें रिफर हुए हैं, और आपको याद होगा बच्चा गुलजार जिससे पहले हमने पढ़ा था, जिसमें चाय की कंपनियां थी, द कंपनी जिससे उसको शेयर्स के डिविडेंड मिले थे, इट वाज वो टी कंपनी थी। तो वो उसमें मांगा था कि डिविडेंड भी जो मिला उस पर भी 60-40 का उसने रेशियो मांगा था, जो कि नहीं एक्सेप्ट हुआ था। तो अब उसी तरह की ये एक बात कर रहा है CIT वर्सेस सर कामेश्वर सिंह। तो इसमें हुआ ये था कि इसमें ये हेल्ड हुआ था कि CIT वर्सेस कामेश्वर सिंह में कि अगर किसी के पास यूसुफ्रैक्टरी मॉर्गेज में किसी के पास ज़मीन चल जाती है तो उस ज़मीन से जो उसको पैसे मिलेंगे वो एग्रीकल्चरल इनकम कहे जाएंगे, क्योंकि जो पैसे आ रहे हैं वो लैंड से आ रहे हैं, चाहे वो मॉर्गेज से लैंड आया हो, लीज से लैंड आया हो, लेकिन वो लैंड से आ रहे हैं। अब दोस्तों इसी लाइन में एक और केस हमने देखा है CIT वर्सेस कामेश्वर नारायण सिंह, इसका रेफरेंस बाद में आएगा। तो कामेश्वर नारायण सिंह में ये कहा गया था कि उसमें हुआ ये था कि एक बंदे ने कामेश्वर नारायण सिंह ने अपनी लैंड किसी को दे दी थी, तो उस लैंड से जो रेंट आएगा वो तो एग्रीकल्चरल इनकम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, दिस इज बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। लेकिन उस रेंट पे जो इंटरेस्ट आएगा क्या वो एग्रीकल्चरल इनकम है? तो कोर्ट ने कहा था कि नहीं, हमें बेसिकली एक लेवल पहले जाकर इफेक्टिव सोर्स देखना है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का सोर्स क्या है? इंटरेस्ट का सोर्स ये कि एक रेंट था जो कि पे बैक नहीं हुआ, तो अगर ये सोर्स है तो नहीं, ये रेंट जो ये सोर्स है तो ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं आएगा। तो इन सब केसेस को मद्देनजर रखते हुए इस केस में भी ये कहा जा रहा है कि जो ये मर्चेंट है उसकी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आई है? उसकी सोर्स ऑफ इनकम रेंट या प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर से नहीं आई है, जबकि उसकी सोर्स ऑफ इनकम है उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया एट अ
रीजनेबल प्राइस, कम प्राइस में उसने खरीदा और इसको एडवांटेजियस प्राइस में रीसेल कर दिया, दैट इज हिज सोर्स ऑफ इनकम, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा। क्योंकि अगर इसको एग्रीकल्चरल इनकम मान लोगे तब तो कोई जो फ्रूट वेंडर होगा या कोई टिम्बर सेलर होगा वो सब एग्रीकल्चरल इनकम अपना क्लेम कर लेंगे और एक्सेप्शन मिलेंगे। तो कोर्ट का यही कहना है कि हमें डायरेक्ट सोर्स को देखना है। डायरेक्ट सोर्स या तो लैंड से हो या उसके रेंट से हो, और ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है या तो उसका अपना हो या वो टेनेंट हो, लीज पे हो या मॉर्गेज पे हो, लेकिन उसका जो इनकम आ रहा है लैंड से आ रहा है। तो इस बेसिस पे कोर्ट ने इस केस में कहा कि जो टोबैको जो मर्चेंट था उसको कॉन्ट्रैक्ट से फ़ायदा हुआ और उसको कोई एग्रीकल्चर से फ़ायदा ये नहीं हुआ है, इसलिए ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या है, क्योंकि ये एक्सेप्शन इनकम टैक्स एक्ट में मिलता है और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ, तब तक के लिए लेट्स कंटिन्यू विद दैट ट्विस्ट विद लॉ।